डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 102 हिंदी कविताएं खंड 3 इकाई 9 छायावाद युग परिचय एवं प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालेंगे। इस इकाई को जानने से पहले हम इस इकाई की रूपरेखा को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस इकाई के उद्देश्य, प्रस्तावना, छायावाद युग परिचय, विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और छायावाद के प्रमुख कवियों पर हम प्रकाश डालेंगे। अब हम इस इकाई के उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं। छायावाद नाम से प्रचलित काव्य आंदोलन का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इस इकाई के अंदर छायावादी काव्य का निर्माण करने वाली परिस्थितियों को जान सकेंगे। छायावाद की विषय वस्तु और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे। छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय भी हम इस इकाई में प्राप्त कर सकेंगे। अब हम छायावाद की प्रस्तावना पर हम एक बार नज़र डालते हैं। तो छायावाद तो आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय युग द्विवेदीकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। द्विवेदीकालीन काव्य के अंतिम चरण में सन 1916 के आसपास जिस नूतन काव्य धारा का आविर्भाव हो रहा था उसे आगे चलकर छायावाद का नाम दिया गया। द्विवेदी युगीन कविता की वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक पद्धति ने कविता के एक रूपता कर दी थी। कविता अपने युग की समस्याओं का प्रतिबिंब बनकर मात्र रह गई थी। उसके आगे छायावादी काव्य ने स्वच्छंद भावनाओं, राष्ट्रीय संवादहीनता और व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वर तथा जन जागरण की विश्वव्यापी लहर को प्रवाहमान किया। इसी कविता की सर्वसम्मुख विशेषता यह थी कि अधिकांशतः इसमें बाह्य अर्थ के भिन्न एक भीतरी सूक्ष्म अर्थ की छाया की प्रतीति हो रही थी। इसलिए इस कविता को छायावाद नाम दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि छायावाद की प्रस्तावना। हम इस इकाई में ये देखेंगे कि छायावाद को तो और उसकी प्रवृत्तियों को तो हमें जानना ही है, लेकिन उसके पहले द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग था और उसके पहले भारतेंदु युग था। तो हमें पता है कि एक नए युग की शुरुआत परिवर्तन लाती है। भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियाँ थी, द्विवेदी युग काल की जो प्रवृत्तियाँ थी, उससे कुछ अलग प्रवृत्तियाँ हमें छायावाद युग में देखने को मिलती है। भारतेंदु युग में हम राष्ट्रीय भावनाओं को देखते हैं, तो वह प्रवृत्तियाँ हम द्विवेदी युग में नहीं देखते हैं। और जो द्विवेदी युग में जो प्रवृत्तियाँ देखते हैं, वो प्रवृत्तियाँ हम छायावाद में नहीं देखते हैं। तो छायावाद क्यों आया और छायावाद की प्रवृत्तियाँ में क्या विशेषताएं थी, वो हम इस इकाई के अंदर देखेंगे। तो हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय युग, प्रथम युग भारतेंदु युग, द्वितीय युग महावीर प्रसाद युग। तो आधुनिक हिंदी कविता का द्वितीय युग द्विवेदी युगीन कविता के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युगीन काव्य के अंतिम चरण में सन 1916 के आसपास जिस नूतन काव्य धारा का आविर्भाव हो रहा था, नूतन काव्य धारा का,
एक नए काव्यधारा का जो आरंभ हो रहा था उसे ही आगे चलकर छायावाद नाम दिया गया। द्विवेदी युगीन कविता की वर्णात्मक एवं उपदेशात्मक द्विवेदी युग के अंदर जो साहित्य जो कविताएं रची जा रही थी वो वर्णात्मक एवं उपदेशात्मक पद्धति की थी। कविता के अंदर एक रूपता ही देखी जाती थी। सारे कवि जितने भी कवि थे द्विवेदी युगीन के, सारे कवि की समस्या एक ही दिखाई दे रही थी। सभी लोग एक ही चीज की बात कर रहे थे, लेकिन कविता अपने युग की समस्याओं का प्रतिबिंब मात्र बनकर रह गई थी। उस समय की कविताएं द्विवेदी युग की कविताएं सिर्फ अपनी समस्याओं का प्रतिबिंब मात्र बनकर रह गई थी। और इसी के चलकर आगे चलकर एक नया युग आया जिसे छायावाद युग कहा गया। छायावादी काव्य ने क्या किया? उसमें कुछ तो परिवर्तन था, कुछ तो बदलाव था, कुछ तो अलग बात थी। तो वह अलग बातें क्या थी? तो सबसे पहले छायावादी काव्य ने स्वच्छंद भावनाओं, राष्ट्रीय स्वाधीनता और व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वर तथा जन जागरण की विश्वव्यापी लहर को हर व्यक्ति की जन की हर व्यक्ति की भावना का स्वर, प्रत्येक व्यक्ति का स्वर उसके अंदर, उसकी कविताओं के अंदर देखने को मिला। उस युग के जो कवि हुए, छायावाद युग के जितने भी कवि हुए, उन्होंने जन की बात कही, प्रत्येक व्यक्ति की बात कही। इस कविता की सर्वसम्मुख विशिष्टता यह थी कि अधिकांशतः इसमें बाह्य अर्थ से भिन्न, जो बाहरी अर्थ थे उससे भिन्न एक भीतरी खुद की सूक्ष्म छाया को प्रतीत करती थी। बाहर के जो जितने भी मतलब खुद की पीड़ा को इन्होंने व्यक्त किया है, जन की पीड़ा को व्यक्त किया है कविताओं के माध्यम से। तो यह जो भी कविताएं लिखी गई उस दरमियान 1916 के बाद, या यूं कहे कि उसके आसपास की कविताओं को छायावाद नाम दिया गया। तो ये तो हुई उसकी प्रस्तावना कि किस तरीके से सबसे पहले भारतेंदु युग आया, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी युग आया और उन दोनों के परिवर्तन में छायावाद युग आया। अब हम छायावाद को जिन जिन विद्वानों ने परिभाषित किया है, उसकी परिभाषा दी है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो छायावाद शब्द को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। अलग अलग विद्वानों ने छायावाद की अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं और साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। मतलब छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति, उसके अंदर हमारे भाव प्रकट होते हैं जो भारतेंदु और द्विवेदी युगीन में नहीं हो रहे थे। जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, हम अपने जीवन को भाव के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। सूक्ष्म के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना इन्होंने। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। उसके बाद श्री गंगा प्रसाद पांडे, उन्होंने छायावाद को वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी स्वीकार करते हुए इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं। श्री गंगा प्रसाद पांडे छायावाद को वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी स्वीकार करते हुए उसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। वो बताते हैं कि विश्व की किसी वस्तु में एक
अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। डॉक्टर देवराज, छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। उन्होंने छायावाद को गीति काव्य, प्रकृति काव्य और प्रेम काव्य इस प्रकार इसकी परिभाषा दी है। आगे चलकर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने, आचार्यों ने उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। उसी को आगे चलकर छायावाद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र अपने मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के रूप में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद को बात की है। आगे हम देखते हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो हमने अभी तक देखा कि छायावाद के उद्देश्य, उसके प्रस्तावना और उसकी परिभाषा को हमने यहाँ पर देखा। अब हम उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं और ये प्रवृत्तियां किस तरीके से भारतेंदु और द्विवेदी युगीन कालीन प्रवृत्तियों से भिन्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो छायावादी काव्य की विवेचना करने पर इसमें निम्नलिखित मुख्य प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। नंबर 1, व्यक्तिकता, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, श्रृंगारिका, रहस्यानुभूति, वेदना और कल्याण की भावना, राष्ट्रीय जागरण का चित्रण, अभिव्यंजना शैली में क्रांति, युगीन सत्य और यथार्थ अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार की विशिष्ट प्रवृत्तियां हमें इस युग में देखने को मिलती है। आइए हम एक एक प्रवृत्ति को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिकता। तो छायावादी काव्य में स्व की अभिव्यक्ति अन्य युग के कवियों में से अधिक है। जो दूसरे युग थे, भारतेंदु और द्विवेदी युग थे, उसके अंदर कवि अपने स्व की अनुभूति बहुत कम करते थे, लेकिन इस युग के अंदर कवि अपने स्व की अनुभूति बहुत ही अधिक करते हैं। अपने मन की बात को, अपनी बात को, अपने जीवन की बात को माध्यम बनाकर जन जन की बात को प्रकट करते हैं। कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, अपने हर्ष, शोक, सुख, दुख को अभिव्यक्त प्रदान करता है। इस युग के कवियों ने अपने काव्य के अंदर अपने ही हर्ष, अपने ही शोक, सुख दुख की बात विस्तार से की है। विषय वस्तु की खोज वह बाहर जाकर नहीं, जो विषय वस्तु है उसकी खोज वो बाहर जाकर नहीं करता है, बल्कि अपने मन के भीतर ही करता है। इसलिए निराला ने लिखा है कि मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, दुख की छाया पड़ी हृदय में, छठ उमड़ वेदना आई, झट उमड़ वेदना आई। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो यहाँ हम देखते हैं कि निराला अपने काव्य के अंदर अपने ही स्व की अनुभूति
करते हैं। अब दूसरा नंबर है प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना। तो सबसे पहले छायावादी कवि मुख्य रूप से प्रकृति के बहुत ही प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति का बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अपने हृदय से वर्णन किया है, दिल खोल के। तो छायावादी कवियों ने प्रकृति को सर्व सुंदरी कहा है। सबसे सुंदर जो है वह प्रकृति है। इस दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस धरा पर अगर कोई सबसे सुंदर चीज है तो वो है प्रकृति। इसलिए उन्होंने प्रकृति को सर्व सुंदरी कहा है। छायावाद के प्रमुख चारों कवियों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रहा है। चारों कवियों का प्रकृति से एकदम घनिष्ठ संबंध रहा है। इसीलिए सुमित्रानंदन पंत तो यहाँ तक कहते हैं अपनी पंक्तियों में, उन्होंने अपनी पंक्तियों में ये कहा है कि उन्हें किसी नारी से प्रेम नहीं है, नारी के श्रृंगार से उन्हें प्रेम नहीं है। उन्हें तो जो मात्र प्रेम है तो मात्र प्रकृति से प्रेम है, वहाँ के पर्यावरण से प्रेम है, वहाँ के पेड़ पौधों से प्रेम है। इसलिए वो उनकी पंक्ति में कहते हैं कि छोड़ ध्रुमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरी बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोचन। यानी हे नारी, तू इतनी सुंदर है, तुझ में बहुत सारे श्रृंगार है, लेकिन मैं प्रकृति को छोड़कर तेरे श्रृंगार के अंदर मैं अपने आप को नहीं झोंक सकता। मुझे प्रकृति से प्रेम है। तीसरा नंबर है श्रृंगारिका। तो छायावादी काव्य में श्रृंगार भावना की प्रधानता है, परंतु यह श्रृंगार ऋतुकालीन स्थूल एवं इंद्रिय श्रृंगार से बिल्कुल भिन्न है। छायावादी काव्य में वासना की गंध बिल्कुल कम है। प्रसाद जी के अनुसार तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी लहरों का गान। यहाँ पर हमें छायावादी युग में श्रृंगारिका में जो अश्लीलता बोध है वह एकदम कम दिखाई देता है, जो अन्य युगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। 4 नंबर है रहस्यानुभूति। छायावादी कवि जीवन और जगत को रहस्यानुभूति दृष्टि से देखता है। छायावादी काव्य में जिज्ञासामूलक रहस्य भावना है। प्रसाद जी के अनुसार, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। तो यहाँ पर जो रहस्य भावना है वह रहस्य भावना जिज्ञासा मूलक रहस्य भावना है, जो अन्य युग में हमें देखने को नहीं मिलती है। 5 नंबर है वेदना और कल्याण की भावना, जो इस युग की सबसे अच्छी प्रवृत्ति है। छायावाद में वेदना और करुणा की अभिव्यक्ति भी एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है, परंतु यह दुखवाद, घोर निराशा से भरा आत्मपीड़क चित्कार मात्र नहीं है। यह सेवावाद और मानवतावाद पर आधारित है। पंत ने इसको अपनी काव्य में इस प्रकार बताया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। मतलब यहाँ पर जो वेदना है, जो दुख है, वह सिर्फ खुद का नहीं है, वो सेवा भाव का है, वह मानवतावाद का है। उन्होंने पूरे मानवतावाद को, पूरे मानव को दृष्टि में रखकर काव्य का निर्माण किया है। अब आइए हम छायावाद के में जो कुछ कमियां हैं उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। अभी तक हमने छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर दृष्टि डाली, अब हम उसकी कुछ कमियों पर भी बात कर लेते हैं। तो छायावादी काव्यधारा भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। छायावादी काव्यधारा की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, जिसके कारण सन 1935 के बाद यह धीरे धीरे कम होता गया। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो 1916 में छायावाद की शुरुआत हुई और 1936 और 35 में आते आते
वह कम होता गया। क्यों कम होता गया? क्योंकि छायावादी काव्य में कल्पना की अधिकता और पलायनतावादी दृष्टि के कारण यह पाठकों को जीवन संघर्ष से दूर करने लगी थी। साथ ही साथ कल्पना, प्रतीक, योजना की अतिशय बौद्धिकता, अशुद्ध प्रयोग भी छायावाद में मिलते हैं। कवि पंत का विचार है कि छायावादी काव्य काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था। इस युग में कल्पना की प्रधानता अधिक हो गई थी। लोग पलायनवादी बन गए थे। लोग अपने जीवन संघर्षों से दूर चले जा रहे थे। तो ये सारी जो बातें हैं, जो इसकी कमियां हैं, वह छायावाद में आना शुरू हो गई थी। इसलिए पंत ने ये कहा कि छायावाद काव्य काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था। तो ये सारी कमियां हमें, जो जैसे कि कल्पना, प्रतीक, योजना की अतिशयता, बौद्धिकता, अशुद्ध प्रयोग, पलायनवादिता, ये सारी चीज़ें छायावाद की कमियां बन गई थी। अब हमने छायावाद के उद्देश्य देखे, उसका प्रस्तावना देखी, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखी, उसकी कमियां देखी। अब छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि, छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इन चार लेखकों को, इन चार कवियों को छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आइए हम सबसे पहले जयशंकर प्रसाद और उनके काव्य रचना की बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म सन 1889 से में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 में हुई। काव्य रचनाएं इनकी इस प्रकार है: कानन कुसुम, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नाटक इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु और विशाख। छायावाद के दूसरे सबसे प्रिय कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1898 में हुआ और उनकी मृत्यु 1961 में हुई। काव्य ग्रंथ इनके हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि। उपन्यासों में अप्सरा, अलका, निरुपमा, चमेली, प्रभावती आदि। कहानी संग्रह में इनके लिली, सखी, चतुर चमार और अन्य इनके कहानी संग्रह देखे जा सकते हैं। छायावाद के सबसे प्रसिद्ध कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति से इनका बचपन से नाता था, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके काव्य में प्रकृति की भरमार देखने को हमें मिलती है। काव्य रचनाएं इनकी है वीणा, युगांत, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद आदि। छायावाद की चौथी महिला रचनाकार है महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो इनका जन्म 1907 में हुआ और निधन इनका 1987 में। काव्य रचनाएं इनकी इस प्रकार है: अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। तो इस प्रकार हमने छायावाद के कवियों को भी देखा। तो इस इकाई के अंदर आज हमने जो समझा है, जो विश्लेषण किया है, वो इस प्रकार है। हमारे खंड का, हमारी इकाई का नाम है खंड। सबसे पहले पेपर का नाम 102 हिंदी कविताएं,
खंड 3 इकाई 9 छायावाद युग परिचय एवं प्रवृत्तियाँ, और उसके अंतर्गत हमने आज जो पढ़ा है, जो उसका विश्लेषण किया है, वह छायावाद के उद्देश्य, उसकी प्रस्तावना, छायावाद युग परिचय, छायावाद की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसकी कमियाँ, और अंत में छायावाद युग के प्रमुख चारों कवि की हमने यहाँ पर विस्तार से बात की है। हम आने वाले दूसरे लेक्चर में दूसरे यूनिट को लेकर, दूसरे खंड को लेकर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परः